आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, आज हर रोज की तरह फिर डॉलर महंगा होकर 282 रुपए 30 पैसे का हो गया है। डार साहब के सारे दावे धरे के धरे रह गए और आवाम और कारोबारी तबका सर पकड़े बैठा है कि जाएं तो आखिरकार जाए कहां। ये रुपए की कदर जो इतनी ज्यादा गिर रही है वो कहां जाके थमेगी किसी को नहीं मालूम। लेकिन इसके बावजूद हुकूमती रट है कि जी मुल्क डिफॉल्ट नहीं होगा। हुकूमत की हिकमत अमली देखकर आवाम को तो समझ आ ही चुका है कि आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला सिर्फ और सिर्फ साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी है। अगर इमरान खान तोशाखाना केस में गिरफ्तार हो जाते हैं तो मुल्क के बज़ाहिर लगता है कि सारे मसले हल हो जाएंगे। गोया मुल्क में एक तमाशा लगा हुआ है और पीडीएम की हुकूमत जिस तरह मुल्क की मामला चला रही है उससे पूरे मुल्क में बेचैनी और बददिली पाई जा रही है। पाकिस्तान की मईशत की ये हालत हो चुकी है कि आर्मी चीफ खुद आकर बड़े बड़े कारोबारी अफराद को यकीन दिला रहे हैं कि मुल्क में माशी हालात बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि वजीर खजाना इसहाक डार की बात पर तो अब कोई यकीन करने के लिए तैयार नजर नहीं आता। उनके पास कहने को सिर्फ यही रह गया कि इमरान खान की हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। रोज की बुनियाद पर एक नया तमाशा शुरू होता है और फिर इस पर शोर शराबा किया जाता है। दर्जनों रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की अंबार होती है हुकूमती वज़रा की तरफ से और बराह रास्त टीवी पर आकर इल्जामात लगाए जाते हैं एक के बाद एक। सवाल ये पैदा होता है कि फौज को बार बार सियासत में क्यों घसीटा जा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ जिनके बारे में दावा था कि वो मुल्क को सही सिमत पर डालकर मुल्क की मईशत बहाल कर देंगे, अब उनकी काबिलियत और अहलियत कहाँ है उस पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। आज भी मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून के नौजवानों और नौजवान कारकुनान से एक स्पीच में साबिक वजीर आज़म इमरान खान और अदलिया पर बात करने से नहीं रह सकी। क्या कह रही थी, आइए सुन लेते हैं। बच्चों का खेल नहीं है। जब दिल किया असेंबली तोड़ दी, जब दिल किया साइफर का रोना रो दिया, उसके साइफर की आड़ में नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान तोड़ दी और आज उसी असेंबली में वापस जाने के लिए दिन रात मिन्नतें कर रहे हैं। ये तजाद देखें जरा, और ये तजाद नहीं है, ये मंशियात ज़्यादा दिमाग के फैसले हैं। तो ये अदलिया को भी ये सोचना चाहिए किस इंसान के कहने पे ये फैसले हो रहे हैं, किस इंसान के, जिसका सुबह फैसला कुछ होता है, दोपहर को कुछ होता है, शाम को कुछ होता है। एक जानिब तहरीके इंसाफ किसी सूरत अपने मौकिफ से हटने को तैयार नहीं है। मुल्क की मईशत जिस तरह तबाह हाल है, आवाम रोज बरोज महंगाई के बोझ तले दबे जा रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि दोनों जानिब से सीनियर लोग मुल्क की खातिर कोई बीच की राह निकालते, मगर हुकूमत भी किसी तौर पर हल्का हाथ रखने को तैयार नहीं है। तहरीक इंसाफ ने रैली का ऐलान किया तो हुकूमत ने दफा 144 नाफिज कर दी, जिसके बाद कल लाहौर में जो कुछ हुआ वो मैंने, आपने और हम सब ने देखा। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान एक आम पाकिस्तानी के अपने बेटे की जान के नुकसान पर उठाना पड़ा। कल हम्माद अजहर ने रैली कारकुनान को वापसी के ऐलान के साथ ये भी कहा कि निगरान हुकूमत ये सब कुछ किसके इशारे पर कर रही है। क्या कहा, आइए वो भी सुन लेते हैं। इंतहा कर दिया आज हमारी पीडीएम की रजीम ने और इस निगरान हुकूमत ने, पता नहीं किसकी डिक्टेशन ले रहे थे ये, जिसपे इन्होंने ये सारा कुछ किया। इस सब का एहतसाब होना चाहिए। तौहीन अदालत, हमारे वकला जो हैं वो तौहीन अदालत का इंशाअल्लाह ताला मुकदमा भी करेंगे इनके ऊपर, मोहसिन नकवी के ऊपर, जिन्होंने गैर जानिबदार, तो अब एक बड़ा छोटा सा लफ्ज रह गया इस शख्स के लिए। ये तो गैर जानिबदारी से बहुत आगे चले गए हैं, ये तो मार्शल लॉ की रजीम से भी बहुत आगे चले गए हैं, जिनका मकसद ही सिर्फ ये है कि इलेक्शन कराना था। अब देख लें इलेक्शन कमीशन अपनी पसंद पे और उसकी हरकतों को, कि आज सारी दुनिया देख रही है कि जमहूरियत के लबादे में क्या फाशिज्म पाकिस्तान के अंदर।
मौजूदा हुकूमत ने माशी बहरान के खात्मे के लिए किफ़ायत शुआरी से मुतालिक जो फैसले किए वो इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम के साथ एक मजाक नजर आते हैं। ये सारे इक़दामात नुमाइशी और इस कौम से मजाक हैं। ज़ाहिर तो इस हुकूमत जिस तरह इलेक्शन से गुरेजा नजर आती है, इस पर तहरीक इंसाफ ये कहने में हक व जानिब है कि मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार से चिमट कर आवाम की हड्डियों को भिंबोड़ रही है और इनके जिस्मों से खून का आखिरी कतरा भी निचोड़ रही है। आज शाह महमूद कुरैशी ने इलेक्शन कमीशन में मुलाकात के बाद सहाफियों से बात की, जिसमें उनका कहना था कि पाकिस्तान मुश्किल में है और हम सिर्फ पाकिस्तान की खातिर यहाँ मुलाकात करने आए थे। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको भी सुना देते हैं। तहरीक इंसाफ समझती है कि पाकिस्तान इस वक्त बड़े नाजुक मरहले में दाखिल हो चुका है, बड़ी मुश्किलात का हमें सामना है। हमें माशी सूरत हाल आपके सामने है, हमारे इदारों की जो सेहत है वो आपके सामने है। इसके अंदर रहते हुए हमने इस मुल्क को इस दलदल से कैसे निकालना है। इमरान खान की सरबराही में और उनकी हिदायत पर हम पाकिस्तान को अव्वलियत देते हुए और पाकिस्तान की आवाम की ख्वाहिश को सामने रखते हुए, जिसकी 71% आवाम कहती है फौरी शफाफ इलेक्शन, हम उस जज्बे के साथ इंगेज करने आए हैं। और मुझे अपनी बात ख़त्म करना हूँ कहते हुए कि जो आज नशिस्त हुई है बड़े अच्छे माहौल में हुई है, बड़े तहम्मुल से उन्होंने हमारी बात सुनी है। दूसरी जानिब इसहाक डार वजीर खजाना की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस एक नाकाम वजीर खजाना की सिर्फ इल्जामात पर मबनी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तकरीबन 1 साल का अरसा मौजूदा हुकूमत को हो गया, लेकिन वो अब भी मईशत की बेहाली का सारा इल्जाम इमरान खान की बैड गवर्नेंस पर डाल रहे हैं। इसहाक डार ने यह भी फरमाया कि उनके लाने वालों ने कहा कि अगर ये रह जाते तो पाकिस्तान खतरे से खाली ना था। लगता है कि अब ये लाने वाले मौजूदा हुकूमत से भी क्या तंग आ चुके हैं। सवाल यह भी है कि इस इलेक्शन के बाद के आने वाले नताइज सबके लिए काबिल कबूल होने की गारंटी है और वो गारंटी देगा कौन। सवाल यह भी है कि 1 साल गुजर जाने के बावजूद अभी तक मईशत की कोई सिमत समझ नहीं आ रही, ये सिमत की गारंटी बताएगा कौन। सवाल यह भी है कि इक्तदार में आने वाले और इक्तदार में बैठे होने वाले किसी तौर से पाकिस्तानी रुपए की कदर के ऊपर किसी न किसी तरह से एक स्टॉप लगाने में भी नाकाम नजर आते हैं। ये स्टॉप बताएगा कौन कि कहां तक जाके रहेगा। क्या इसी तरह से रोज बरोज डॉलर बढ़ता रहेगा, हर बदलते हर गुजरते दिन के साथ क्या डॉलर की ऊंची उड़ान रहेगी और रुपए की बेकदरी होगी? तो क्या हम डॉलर को उस नहज पर लेके जा रहे हैं पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक कि जिसमें अफगानिस्तान भी हमसे आगे है? अब तो हाल ये हो गया है कि वो पड़ोसी मुल्क जिसकी बार बार हम बात करते हैं कि जी किस तरह से वहां के हालात हैं, कैसे वहां से अमेरिका बाहर निकल के गया है, बदतरीन सूरत हाल वहां नजर आती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी करेंसी कहीं स्टेबल तो है। हमारा तो रीजन में अब उससे भी नीचे नाम आ चुका है। ये वो सारे सवालात हैं जिसके ऊपर अभी तक कोई जवाबात नहीं मिल रहे। स्टेबिलिटी की बात हो, खित्ते की रीजन में अपनी सिक्योरिटी की बात हो, वो कौन मेक श्योर करेगा जब हालात यही रहेंगे? ये वो सवालात हैं जिनका कोई जवाब नजर नहीं आता। जबकि दूसरी जानिब इसी हवाले से मरियम नवाज साहिबा की बात करें तो वो रट लगा के बैठी हैं, कहती है पहले एहतसाब होगा फिर इंतखाब होगा। ऐसी बेसाखियां गई तो इनकी अकल ठिकाने नहीं आ रही। जनरल रिटायर फैज हमीद का बयान आ चुका है, उम्मीद है इदारा इस पर नोटिस लेगा। अब वो चाहती है कि इदारे भी अपने ही लोगों के खिलाफ नोटिस लें। ये वो मामलात हैं जो इंतहाई गंभीर और तशवीशनाक हैं। इस सब पर बात करेंगे जी। सबसे पहले पैनल में मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से यावर बुखारी साहब, मुस्लिम लीग नून से अली गौहर बलोच साहब और पीपल्स पार्टी से जी ज्वाइन करेंगे एतजाज एहसन साहब। सबसे पहले यावर बुखारी साहब की तरफ और अली गौहर बलोच साहब की तरफ जाऊंगी। यावर बुखारी साहब आपकी तरफ आऊंगी। यावर साहब, एक तरफ ऑफकोर्स हुकूमत की बहुत सारी जिद्दें हैं और अब तो खुल के सामने बात आ गई है कि एहतसाब जब तक नहीं होगा आप लोग का, जब तक इलेक्शन नहीं होगा। मरियम नवाज साहिबा बार बार ये बात बता चुकी हैं, लेकिन सवाल आपसे भी है कि क्या अदालत में जाना गुनाह है और रैलियों के लिए निकलना सवाब है? जी यावर बुखारी साहब। मोहम्मद वाले मोहम्मद
वाजिल फरजहुम। देखिए, अदालत में जाना हर किसी को जरूरी है, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे आसिफ जरदारी हो, चाहे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हो। हम जब तक कानून और अदालतों की बालादस्ती नहीं मानेंगे, हम लोग बहैसियत कौम आगे नहीं बढ़ सकते। खान साहब ने कभी मुखालफत नहीं की है। हम लोगों ने अपने खदशात का इजहार किया है। जिस तरीके से इनसे पहले जो हमारे लीडरान शहीद किए जा चुके हैं, हमें जो खदशा था, जो हमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी, हमें जो अंदर से बकौल खान साहब के जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई कि जी आपको इस तरीके से कत्ल करने का मंसूबा तैयार है। हम लोगों ने ये चीज पहले हम लोगों ने देख ली जब उनको गोलियां लगी, कि नीचे वाला जो था सिर्फ उसकी नहीं थी, ऊपर से स्नाइपर्स की गोलियां आई थी। ये खदशात का इजहार हम बार बार कर चुके हैं। अदालतों ने उसका रिलीफ भी देना शुरू कर दिया। जब अदालतों को डायरेक्टली बताया जा रहा है तो वो समझ रहे हैं कि ये चीज जो है ये कौम के लिए खतरनाक हो सकती है। जहां तक बात है हमारी मरियम सफदर साहिबा की, तो मतलब आप उनको सीरियसली लेती क्यों है, मुझे समझ ये बात नहीं आती है। जो औरत ये बोले कि मेरी पाकिस्तान बरतानिया में क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और फिर 6 महीने बाद बोले कि मेरी 1 अरब की प्रॉपर्टी है। फिर वो जब सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ उसका कोई जिक्र नहीं। जिस तरीके से जिस इदारे के ऊपर हमला किया गया उसका कोई जिक्र नहीं। अभी इनको ये बात समझ आई, ये दरअसल में एस्टेब्लिशमेंट की गोद की पैदावार हैं ये लोग। और ये हमें कहने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया जानती है कि किस तरीके से गवर्नर जिलानी के वाटर बॉय होते थे नवाज शरीफ साहब, और वो आगे आए। ये अली गौहर को मैं माजरत के साथ मेरे भाई, मैं सिर्फ हकीकत बता रहा हूँ। आई एम श्योर कि आप भी अपनी तरफ से बहुत ज्यादा चीजें लेके बैठे होंगे, लेकिन ये हकीकतें हैं हमें जिनको तस्लीम करना चाहिए। हमें अगर कहीं एस्टेब्लिशमेंट ने हेल्प किया है, हम लोगों को चाहिए ऐसे है बाहैसियत सियासी पार्टियों के कि हम एस्टेब्लिशमेंट को हर तरफ हर वक्त, हम जिस तरीके से हम लोग बड़ी आसानी से जिम्मेदारी फेंक देते हैं, हमें चाहिए बाहैसियत पार्लियामेंटेरियंस कि हम लोगों के ऊपर जब कोई इल्जाम लगे, हमारे ऊपर कोई इदारा इल्जाम लगाए, तो हम उनको कोर्ट में लेके जाएं, हद तक इज्जत के दावे करें। जैसे कि शरीफ खानदान के खिलाफ दुनिया के पब्लिकेशंस कह चुकी हैं कि जैसे लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे में $160 मिलियन लिया, पीटीसीएल के अंदर $60 मिलियन लिया उसकी एक्सपेंशन में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये जितनी पावर हाउसेस लगे उसके अंदर चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर से लोगों ने कैसे पैसे लिए, ये दुनिया कहती है ना। ये हमें तो इंफॉर्मेशन आई, काश हम लोग साबित भी कर सकते हैं हर चीज को, लेकिन इन लोगों ने मनी ट्रेल कहीं दिया नहीं अभी तक एवन फील्ड का और बाकी चीजों का। देखिए, मरियम जो है वो एक तासुब से भरी हुई और ज़ाहिर से भरी हुई एक बीबी है, जिसका काम सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी के ऊपर पाकिस्तान को चलाना है। ये नहीं चलेगा, ऐसे होगा नहीं। मरियम जो करना चाहती है करके देख ले। ये रियासत पाकिस्तान है, मरियम बीबी के अब्बा की जागीर नहीं है। ये अदालतें हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट है, ब्यूरोक्रेसी है, पार्लियामेंट है। ना इमरान खान की ना मरियम बीबी की जागीर है, ये है अवाम पाकिस्तान की जागीर है। ये अवाम की मर्जी से चलेंगी, ये किसी के बाप और बेटे की मर्जी से नहीं चलनी है। ये दिमाग से निकाल दें, ये जितनी एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव लेना चाह रही है ये होगा नहीं, क्योंकि इन लोगों ने बोला था कि डॉलर को 180 से नीचे आना चाहिए। IMF कौन होती है? शहबाज शरीफ ने कहा था मैं 6 महीने में मईशत को खड़ा कर दूंगा, अली गौर बलोच बनेंगे। ये तो पिछली हुकूमत ने, और भाई आप लोगों के इदारे आजादो शुमार ने आपकी हुकूमत को जब ये आजादो शुमार दिए 6% पे ये मईशत एक्सपैंड कर रही थी। आपके 32 अरब डॉलर ओवरसीज पाकिस्तानी से भेजे थे। 1 अरब डॉलर के करीब उन लोगों ने यहाँ पे अकाउंट्स खोले हुए थे, डिजिटल रोशन अकाउंट। आपकी 30 अरब डॉलर से ज्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़ गई थी। आपकी 55 लाख नौकरियों के मौके पैदा किए गए। ये पीटीआई नहीं कह रही है, ये आपका इदारा आजादो शुमार शहबाज शरीफ को जब दिया वो दंग रह गए कि ये हुआ क्या। तो इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने 1200 अरब रुपए की धांधलियां छुपाने के लिए एनआरओ लेना था। इन लोगों ने नैब को काटना था। जो करना है कर लो यार, कम से कम अभी मर्द बनो, दलेर बनो, इलेक्शन करवाओ। ये खस्सियों की तरह बैठ के बातें ना करें, इलेक्शन करवाएं, फिर हम देखेंगे कि ये दूध का दूध और पानी का पानी कैसे होता है। अच्छा, अली गौहर साहब की तरफ भी जानते हैं। अली गौहर साहब, आपको आवाज आ रही है?
जी जी बिल्कुल आ रही है। अली गौहर साहब, इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे, क्या हो गया है? आज तो मरियम बीबी ने तीसरी दफा आज बता दिया है कि नहीं जी इलेक्शन नहीं कराएंगे हम जब तक एहतसाब नहीं होगा। और फिर वो इदारों में कह रही हैं कि जी, अब इदारों को ही कह रही हैं कि इदारे के एक रिटायर्ड जो चीफ है उसके खिलाफ जी एक्शन लें और उम्मीद है कि ये होगा। अब ये सारी सिचुएशन अगेन एक कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा रही हैं। क्या ये नहीं हो सकता था कि जी हुकूमत जब आई थी और जब आई है और जब ऐसी सिचुएशन है तो वो ऑपोजिशन के साथ मिलके बैठे और कोई हल निकाले, क्योंकि मुल्क इस वक्त बहुत बदतरीन सिचुएशन में जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये है कि पहली बात तो ये है कि जो एक कंपैरिजन करना है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ इमरान अहमद न्याजी साहब का, कि जिन्होंने पाकिस्तान को अपने हवारियों के जरिए दोनों हाथों के साथ लूटा है, ये मैं समझता हूँ कि ये तो एक बहुत बड़ी ज्यादती है। एक तरफ वो आदमी कि जिसने इस निज़ाम में जमहूरियत की बहाली के लिए 3 दफा अपनी हुकूमतें गवाई, कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त की और उस निज़ाम के साथ टकराया जो कि डिक्टेटरशिप का निज़ाम था, और उस निज़ाम जमहूरियत को बहाल करने के लिए 2 से 3 आर्मी चीफ्स को, आपको पता है कि 2 दफा सेलेक्ट किया, एक दफा परवेज मुशर्रफ को, एक दफा जहांगीर करामत को, और उसके बदले में अपनी हुकूमतें भी गवाई। अगर वो इमरान अहमद न्याजी साहब की तरह वो भी नारा लगा देते कि भाई ठीक है, मैं तो पूरी जिंदगी के लिए एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूं, तो फिर सब ठीक था, फिर उनके लिए तो कोई मसला नहीं था। तो और दूसरी तरफ उनके अगर तरक्याती काम लिए जाएं, अगर मुल्क को संभालने की बात की जाए, अगर पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी की बात की जाए, तो जिस तरह से सी पैक जैसा प्रोजेक्ट आया, जिस तरह से पाकिस्तान की सलामती के लिए चागी के मकाम के ऊपर धमाके करवा के पाकिस्तान का सर जो है वो फख्र से न सिर्फ बुलंद किया, बल्कि पाकिस्तान की जो हमारी सलामती है उसके लिए नाकाबिले फिर एक काम किया। और उस बंदे का कंपैरिजन उस बंदे के साथ कि जिसने तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए और उन कर्जों को दोनों हाथों के साथ लूटा, मादरत के साथ उस शख्स को तो सिर्फ फ्रॉडिया ही कहा जा सकता है, जिसने कि पाकिस्तान को सिर्फ यरगमाल बनाया है अपने जत्थों के जरिए, जो किसी पाकिस्तान में किसी आइन पर यकीन नहीं रखता, किसी कानून पर यकीन नहीं रखता, अदालतों के ऊपर जो दावे की बात है। क्या मेरा भाई यावर बुखारी वो वक्त भूल गया है कि जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द कब्रें खोदी, पीटीवी के ऊपर हमला किया और उस पर कब्जा करने की कोशिश की, वो वक्त ये भूल चुके हैं। और अभी माजी करीम में जिस तरह से कि इन्होंने अपने जत्थों के जरिए 2-3 दफा इस्लामाबाद के ऊपर हमला आवर होने की कोशिश की, और इनके जो वज़रा थे, जो इनके हवारी थे, वो ऐलान करते थे कि जलाओ, गिराओ, आग लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने वाला, ये कहने वाला कि पाकिस्तान मतलब है कि एमनेस्टी स्कीम्स के बारे में कहता था कि जब मैं इक़्तिदार में आऊंगा तो मैं इसको खत्म करूंगा, और जिन्होंने एमनेस्टी स्कीम को अवेल किया मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। फिर अपनी ही एमनेस्टी स्कीम जो है वो मतलब है उसको अनाउंस किया। तो हर बात में इनका दोगलापन, हर बात में इनका फ्रॉड, हर बात में धोखा। आप अंदाजा करें कि अपनी टांग के ऊपर जेली प्लस्तर चढ़ाकर, देखे ना, ये अब दूसरों की शक्लों के ऊपर यावर बुखारी साहब मेरे मोहतरम भाई जिस किस्म की, इसका मतलब है इनके पास मुस्बत दलाइल खत्म हो गए हैं जो इस किस्म की ये बातें करते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि इस तरह तो फिर इमरान न्याजी साहब भी एक जेली प्लस्तर चढ़ाकर टांग टेबल के ऊपर रख के 4 महीने से बैठे हैं। आज उनके पास रैलियां निकालने के लिए वक्त है, आज वो रैलियां और जत्थों के जरिए हमला आवर होने के लिए मुल्क के ऊपर जो है वो फिर ठीक है, लेकिन अदालतों में पेश होना हो तो उनके ये हालात को पेशियां पड़ गई, तो वो कहते हैं कि मैं गाड़ी में बैठा हूं, यहाँ आकर जज मेरी गाड़ी में आकर मेरा बयान ले ले। मतलब ये उनका जरा अंदाज देखें। और अपने जलसों में जाते हैं तो जजेस को धमकियां लगाते हैं और उसके बाद जब तौहीन अदालत का केस चलता है तो फिर उनको रिलीफ मिलता है। इसके मुकाबले में PMLN के लोग हैं, वो उनको डिफाई किया जाता है, 5-5 साल के लिए नहल किया जाता है।
ایک وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اس کو توہین عدالت میں فارغ کیا گیا، ایک طرف میاں نواز شریف جس کو پاناما کا ڈرامہ کر کے اقامہ کے اوپر جو ہے ان کو نااہل قرار دیا گیا. اگر اس کا کمپیریزن اس بندے کے ساتھ کیا جائے جس نے پونے چار سال میں پاکستان کی تباہی کر دی کے پی کے میں، تو ان کی اس سے بھی مت رہی. اس صوبے کو تقریباً انہوں نے اجاڑ کے رکھ دیا، وہاں پر دوبارہ دہشت گردی پنپ گئی اور اس صوبے کے ذریعے ہمارے دوسرے ملک میں بھی پھیل چکی ہے. تو دیکھیں یہ مطلب ہے کہ ان لوگوں کا کمپیریزن جو ہے وہ نواز شریف صاحب جیسی لیڈرشپ کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو مضبوط کیا. اور جب بھی پاکستان کی معیشت کو مضبوط کیا تبھی یہ لوگ عمران نیازی جیسے لوگ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر آ کر پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی سیاست کو جو ہے وہ انہوں نے تباہی کے دہانے کے اوپر پہنچایا ہے. آج یہ کرپشن کے اوپر کس منہ سے بات کرتے ہیں؟ کیا یہ بھول گئے ہیں کہ فورن فنڈنگ کیس میں انہوں نے کیا کیا؟ پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک شخص نے اپنی گھریلو عورتوں کے ذریعے ان کو اپنا فرنٹ مین بنا کر جو ہے وہ پاکستان کو کرپشن کی دلدل میں دھکیلا اور ان کے ذریعے کک بیکس لیے، ان کے ذریعے مطلب ہے کہ پنکی پیرنیوں اور گوگیوں کے ذریعے اربوں روپے ہڑپ کیے اور پھر اس کو ملک سے بھگا دیا فرح گوگی صاحبہ کو تاکہ وہ ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ نہ بنے. تو یہ تو اب ساری چیزیں ایکسپوز ہو چکی ہیں. فارن فنڈنگ کیس میں خود ان کے بانی رکن کی طرف سے وہ کیس بنا جس کا کہ کچا چٹھا جو ہے وہ ای سی پی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کھول کے رکھ دیا. اب تو ایف آئی اے مزید انکوائری کر رہی ہے. جب ایف آئی اے انکوائری کرتی ہے تو یہ جا کر اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. آج بھی جو مریم نواز صاحبہ بات کرتی ہیں کہ انصاف کا پلڑے میں جھکاؤ ہے، انصاف کا پلڑا برابر کیا جائے، اور اگر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم اس طرف نہیں آتے کہ 2018 کا الیکشن چرانے والے کون تھے، ان کے سہولت کار کون تھے، اور جن کے ذریعے پاکستان کی سیاست میں انتشار پھیلا، جس میں پاکستان کو ایک مشکلات کی اور مہنگائی کی دلدل میں دھکیل دیا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم نظام کی درستگی نہیں چاہتے، پھر ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو، پھر ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان میں منصفانہ الیکشن ہو، پھر ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کرپشن روکی جائے. یہ تو دوسروں کو چور چور کہتے تھے، جب خود پتہ چلا تو کبھی ان کی بہن کی تلاشی لی تو ان کی جیبوں سے اربوں روپے پاکستان کے نکلے، ان کی تلاشی لی تو فورن فنڈنگ جیسے اور سونامی جیسے کیس سامنے اسکینڈلز آ گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے، اگر ہم نے جمہوریت کی بحالی چاہتے ہیں، اگر ہم انصاف کا ترازو برابر چاہتے ہیں، تو پھر ان ایلیمنٹس کا احتساب ہونا چاہیے پہلے، اور پھر یہ طے ہونا چاہیے. اچھا میں ابھی تک یہ سمجھ پا رہی ہوں آپ کی اور پاکستان تحریک انصاف کی دونوں کی جو باتیں اتنے دنوں سے جو چل رہی ہیں اس سے جو سم اپ ہو رہا ہے معاملہ وہ یہی ہو رہا ہے کہ اس معاملے کا کوئی حل نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کیونکہ آپ لوگ ان کو چور کہہ رہے ہیں، وہ آپ کو چور کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو چور لٹیرا کہہ کے بس یہی معاملات چل رہے ہیں، اور اس سارے زمن میں 22 کروڑ آبادی پس رہی ہے. ایسے ہی ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ دیکھیں معیشت کے اوپر تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا نا، معیشت میں کوئی آ بھی نہیں رہا ہے. معیشت کا معاملہ تو برباد ہو کے رہ گیا. آج بھی 3 روپے ڈالر بڑھ چکا ہے بھائی. آپ دیکھیں کہ کہاں چلی گئی ایک سال میں. آپ ان کے دور میں کہتے تھے کہ 100 روپے بڑھ گئے، آپ اپنے دور میں بھی تو دیکھیں کتنے بڑھ گئے بھائی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم رسپانسبلٹی فکس نہیں کریں گے، اس پاکستان کے معاشی نظام کو تباہ کرنے والا کون ہے؟ تو یہی تو کہہ رہی ہوں، بس اب آپ ان پہ شروع ہو جائیں گے، وہ آپ پہ شروع ہو جائیں گے، بس یہی ہے. ٹھیک ہو گیا. ان کے سہولت کار کون ہے؟ بس اب یہ تو جا کے آپ پوچھیں نا. نثار کا نام آتا ہے جس میں جنرل فیض سے یہ فیض یاب ہوئے، اس میں اور بھی پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں. وہ اس طرح ابھی موجودہ صورتحال میں سیٹ اپ میں آپ کے ساتھ نام لگا رہے ہیں کہ جی موجودہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ ان کے ساتھ لگاتے رہے. بس یہی ہے اس ملک میں، اور تو کچھ بچا ہی نہیں نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف وہ لیڈر ہیں جنہوں نے سینکڑوں کے حساب سے عدالتوں کی پیشیاں جو ہیں وہاں پر حاضر ہوئے. آپ کو یاد ہوگا جس وقت میاں نواز شریف صاحب کو جھوٹے مقدمات میں سزائیں سنائی گئی تھی تو اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی اہلیہ کو زندگی اور موت کی کشمکش میں چھوڑ کر عدالتوں کے احترام میں آئے تھے. آج یہ اپنی
گھر کے ارد ٹھیک ہے گرد جو ہے وہ صحیح ہے، سمجھ گئی میں، سمجھ گئی علی اور سب دوسرے سمجھ گئی، لوگوں کا آثار بنا صحیح کے ہے، کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو انگلینڈ میں بٹایا ہوا ہے. صحیح آج نواز اچھا میں اس پہ بھی آ رہی ہوں، میں اس پہ مزید بھی بات کر رہی ہوں، میں نے ذرا جانا ہے اعتزاز احسن صاحب کے پاس بھی. جس کو یہ تسلیم کرنے سے بھی انکار کرتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، میں اس پہ میں اس پوائنٹ پہ آپ کے آتی ہوں، ہولڈ کریں، آ رہی ہوں آپ کے اس پوائنٹ پہ. میں ذرا اعتزاز احسن صاحب کی طرف بھی چلے جاؤں، وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. اعتزاز صاحب السلام علیکم. جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اعتزاز صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا اعتزاز صاحب کہ کیونکہ کافی دیر سے وہ ساتھ تھے، میرے خیال سے ڈراپ ہو گئی ہے لائن. ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں کہ ان سے رابطہ بنائیں. اور جو ٹیکنیکل جو معاملات ہوتے ہیں، یعنی کہ جو میں ہمیشہ کہتی ہوں آئینی اور قانونی معاملات کے اوپر بات کرنا بھی بہت ضروری ہے سائملٹینیسلی، کیونکہ یہاں پر پچھلے دنوں سے یہی جنگ ہے کہ جی انصاف کا پلڑا بھاری ہونا چاہیے اور انصاف کا سلوک برابری کے ساتھ نہیں کیا جا رہا. جو مسلم لیگ نون بار بار یہ بات کر رہی ہے کہ جی ہمارے ساتھ کوئی اور رویہ ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی اور رویہ ہے، تو کیا واقعی ایسا ہے؟ اس کے اوپر مجھے بات کرنی ہے ہمارے آئینی اور قانونی ماہرین سے کہ جی کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے. کیونکہ سوال اگین یہی ہے کہ پھر یا تو اسٹیبلشمنٹ پہ الزام آتا ہے اس ملک کی خرابی کا جو سیاستدان ڈالتے ہیں، یا پھر ججز پہ اور ہمارے اس پہ جاتا ہے. میں ذرا واپس جاتی ہوں، اعتزاز احسن صاحب آ چکے ہیں. جی السلام علیکم اعتزاز صاحب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اعتزاز صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اعتزاز صاحب ایک اہم سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. آپ دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال جو اس وقت بنی ہوئی ہے، اس سارے منظر نامے میں سیاسی ہم یہ سن رہے ہیں، بہت زیادہ آوازیں آ رہی ہیں ہمیں پھر سے کہ جی جو جوڈیشری ہے وہ اس کو متنازع جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے ساری صورتحال میں. کہ کہا یہ جاتا ہے موجودہ حکومت کی طرف سے، خاص طور پہ مسلم لیگ نون کی طرف سے، کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے، یعنی کہ سابق وزیراعظم عمران خان جو ہے، ان کے لیے جو قانون ہے اس کا طریقہ کار مختلف ہے اور باقی لوگوں کے لیے مختلف ہے. کیا آپ بھی اس سارے نظام میں نظام عدل پر کوسچن مارک ہی سمجھتے ہیں؟ نہیں، نظام عدل کو سبورٹ کرنے کی اور مسخ کرنے کی بڑی کوشش کر رہی ہے مسلم لیگ نواز. آپ یہ دیکھیں اس سے زیادہ کوئی جادوگری ہو سکتی ہے؟ کوئی جادوگری مجھے دنیا میں بتا دیں. کسی جادو کے پریکٹیشنر کے پاس یہ جادوگری ہے کہ 5 ممبر کا بینچ ہو اور اس کو 7 ممبر کا بنا دے کہ جی یہ تو 7 ممبر تھے. 7 کہاں تھے؟ 5 بیٹھے ہیں، 5 نے فیصلہ سنا ہے، 5 نے 3 میں اکثریت سے فیصلہ دیا ہے، اور جس کے خلاف ہوا ہے، جس کے حق میں ہوا ہے، وہ سب کو عیاں ہے. اور چیف جسٹس نے پہلے منٹ ہی لکھا ہے کہ بائی میجورٹی آف 3 to 2 ہم یہ فیصلہ دے رہے ہیں. کسی نے نہیں کہا کہ جی 7 ممبر، یہاں تو 7 جج ہیں، آپ 5 کیوں دے رہے ہیں؟ آپ جادوگری دیکھیں ان کی. اور اصل میں جو یہ الیکشن اور چیف جسٹس کے آرڈر کو سبورٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ گورنر ہفتہ کہتا ہے، بات کرتا ہے الیکشنز ہوں گے، میں آپ کو یہ عرض کر دوں، اور سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق ہوں گے. صرف یہ مجھے خدشہ ہے، اندیشہ ہے کہ کہیں یوسف رضا گیلانی کے نظیر پہ یہ جو ہے شہباز شریف صاحب یہ کنوکٹ نہ ہوئے ہوں اور ان فار کنٹیمپٹ، اور جس کے بعد ڈسکوالیفیکیشن بھی 5 سال کے لیے ہے. یہ دے آر پلئنگ ود فائر. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، اور اگر خان پی ٹی آئی والوں کی ریڈ لائن ہے، اور اگر مریم اور نواز پی ایم ایل نواز والوں کی ریڈ لائن ہے، اور بالکل ٹھیک ہے. میں تو دعا کرتا ہوں ان سب کی زندگی رہے، کچھ ان کو ہار نہ ہو، کیونکہ دنیا پاگل ہو جائے گی. اسی طرح پیپلز پارٹی والوں کے لیے بلاول اور صدر زرداری ریڈ لائن ہے. اس طرح وکلاء کے لیے چیف جسٹس ایک ریڈ لائن بن گیا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس سے کھلواڑ نہ کریں، اس ججمنٹ سے، اس کو اپلائی کریں، اس پہ نفاذ کریں. جو اس کی الیکشن شیڈیول میں رکاوٹ بنے گا وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کر رہا ہوگا، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی ادارے کا ہیڈ ہو یا کچھ. سب کو چاہیے، جو کہتا ہے میں پیسے نہیں دے سکتا وہ کنٹیمپٹ کر رہا ہے، جو کہتا ہے میں نفری نہیں دے سکتا، رینجر نہیں دے سکتا، وہ کنٹیمپٹ کر رہا ہے. تو کسی کے فائدے میں نہیں ہے کہ وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کرے.
जिस दिन चीफ जस्टिस ने बुला लिया गवर्नर को, ये खैबर के वाले को, उस दिन देखूंगा उसके चेहरे पे मुस्कुराहट और ये सिनिक किस्म की मर्जा रहती है कि नहीं। थैंक यू जी। अच्छा, एक बात बस एहतिसाब साहब, एक आखिरी बात मुझे आपसे पूछनी है कि ये जो बात हो रही है कि पहले एहतिसाब फिर इंतखाब, क्या ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ही आता है और ये इस तरह की बाउंडिंग नहीं हो सकती जो बात हो रही है हुकूमत की तरफ से? नहीं, बिल्कुल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, बिल्कुल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती इसके पहले अब जो फैसला कर दिया सुप्रीम कोर्ट में उस पर अमल दरामद होगा तो मुल्क भी चल पड़ेगा सीधे रास्ते। वरना मरियम बीबी जो इसको पहले एहतसाब और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड और फिर इंतखाब की जो बात करती है, वो तो इतना मतलब है मौजूदाती तौर पे उनको मिल रही है, ग्राउंड मिल रहा है, स्पेस मिल रही है कि वो कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तस्वीरें दिखा के बड़े से एक बड़े से बैकग्राउंड पे और वो जलसे में तकरीर करके उनकी सुप्रीम कोर्ट के हाजिर और रिटायर्ड जजेस की बेइज्जती कर रही होती हैं, तो वो ये अब नहीं चलेगा। आई थिंक सुप्रीम कोर्ट मस्ट असर्ट इटसेल्फ। उनके अंदर भी ऐसी दलील दी जा रही है कि 5 मेंबर नहीं 7 मेंबर बेंच था कि ही शुड मेक इट क्लियर टू एवरीवन wherever he may be, in uniform or a civilian, the Chief Justice of Pakistan is the Chief Justice of Pakistan and the Supreme Court of Pakistan is the Supreme Court of Pakistan. Okay. Thank you so very much, Ehtizaz Ahsan Saab, for giving us a very pertinent point. Quickly, Ali Gauhar Saab, पहले आपकी तरफ आ रही हूँ, शाह खबर साहब आपकी तरफ आ रही हूँ, दोनों की तरफ आ रही हूँ जी। अली गौहर साहब, क्विकली मुझे बताइएगा, जो बात एहतिजाज अहसन साहब ने कही है उसको अब आप कैसे देखते हैं? वो कह रहे हैं कि सारी चीजें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आती हैं। अच्छा चले, मैं पहले याफर बुखारी साहब की तरफ चले जाती हूँ। याफर बुखारी साहब, बस सिर्फ चूंकि वाइंड अप का टाइम है, मैंने दूसरे उस पर भी जाना है, मुझे जल्दी से बताइएगा, जो बात कर रहे हैं एहतिजाज अहसन साहब, बड़े सीनियर वकील हैं, कानूनदान हैं, इससे तो क्लियर हो जाता है कि जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा अगर नहीं होते इलेक्शंस तो। रिदा, देखिए मैं इस बात के बड़े क्लियर हूं कि हम लोगों को अभी हमें बहैसियत सियासतदान जो एक खानदान है, चाहे जो भी पार्टी है, हम लोगों को इंसान का बच्चा बनना बहुत जरूरी है। हम लोग मुनाफिक हैं, हम लोग अपनी मर्जी की बातें करते हैं। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग कम से कम अदालत की बात सुने, जहां पे हमें खदशात हैं, अदालत के फैसलों से हम लोग एग्री नहीं करते, हम बाद में जाके अपील करें, हम आगे चलें, हम रूल ऑफ लॉ को कम से कम एनफोर्स तो करें ना। जब तक हम एनफोर्स नहीं करेंगे, ये लोग बातें करते हैं कि जी हम लोगों ने ये कर दिया, हमने फलां कर दिया। ओ भाई, करप्शन और इदारों को तबाह भी तुम लोगों ने किया, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के ऊपर हमला भी तुम लोगों ने किया। बातें सिर्फ इनको आती हैं। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को डिसमिस नवाज शरीफ के किसी की हिम्मत ही नहीं थी, वो डिसमिस नहीं किया था। वो जहांगीर करामत ने रिजाइन किया था फोर्स की इज्जत और क्लैश बचाने के लिए। परवेज मुशर्रफ के साथ जो कुछ किया था वो फिर इनको नजर भी आ गया। ये बातें करनी बड़ी आसान है, लेकिन हम ये कहते हैं, चाहे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, चाहे चीफ जस्टिस है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे प्रेसिडेंट है, चाहे गवर्नर है, चाहे चीफ मिनिस्टर्स है, इन सबको ताबे होना पड़ेगा आइन के, तब ये मुल्क चलेगा और इस मुल्क के सिस्टम्स सेट होंगे। अली गौर जो मर्जी बोलता रहे, अभी एक औरत, एक बेटी और इनकी लीडर कहती है कि मेरे पास गंदे वीडियोस हैं। इन लोगों को शर्म से मर जाना चाहिए कि पाकिस्तान जैसे माशरे में एक औरत कहती है कि मैंने गंदे वीडियोस रखे हुए हैं और मैं टाइम पे रिलीज करूंगी। अरे भाई, ये कोई तमीज है? ये तहजीब है? ठीक है, करने की। ठीक हो गया, पर्टिनेंट पॉइंट आ गया। अली गौहर आपकी तरफ आऊंगी। एहतिजाज अहसन साहब की बात आपने सुनी, उन्होंने कहा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा अगर कोई ये कहता है कि जी पहले एहतिसाब होगा और फिर उसके बाद इलेक्शन होगा। अब आप बताएं कि क्या कहते हैं जी अली गौहर साहब। देखिए, बात यह है कि इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है और सूबाई हुकूमतों का काम है जो निगरान हुकूमतें हैं, और जाहिर है कि वो मतलब है कि उसके लिए मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने एक जो है वो शेड्यूल का अनाउंस कर दिया है। अगर इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत इलेक्शन करवाने में कामयाब होती तो हम तो इलेक्शन में जाने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। लेकिन देखना ये है
کہ اگر یہ جاتے ہیں تو اس کی طرف میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بحیثیت پی ایم پاکستان مسلم لیگ نون ہماری پارٹی تو الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہے. تو باقی جو معاملات ہیں لیکن اس پر 2-3 سوال ضرور اٹھتے ہیں, اور وہ یہ سوال ہیں کہ آیا یہ جو حلقہ بندیاں ہیں ان کے اوپر جو الیکشن ہیں وہ پرانی حلقہ بندیوں کے مطابق کیے جائیں گے, پرانی مردم شماری, اور کل کو جو جنرل الیکشن ہوتے ہیں وہ کیا کیے جائیں گے کہ جو نئی مطلب ہے کہ ڈیجیٹل مردم شماری ہو رہی ہے نادرا کے ذریعے اس پر کیے جاتے ہیں. ادھر آ کر آئینی بحران کا خدشہ ہے. یہاں پر آ کر بھی اداروں کو وضاحت کرنی ہوگی کہ اس کا کیا کرائیٹیریا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب عمران نیازی صاحب خود حکومت میں تھے تو الیکشن کمیشن نے بارہا ان کو لیٹر لکھے کہ بھائی آپ مردم شماری کروائیں. آج تک عمران نیازی نے بحیثیت سلیکٹڈ پرائم منسٹر کے ان سوالوں کا آج تک جواب نہیں دیا, ان خطوط کا آج تک جواب نہیں دیا. اس پہ مزید بھی لے رہی ہوں اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ آئینی اور قانونی. شاہ کاور صاحب جو قانونی ماہر ہیں انہوں نے بھی جوائن کیا ہے. شاہ کاور صاحب تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ اس. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ شاہ کاور صاحب جی شاہ کاور صاحب ویری کوئکلی آپ سے بھی جاننا چاہوں گے, بھی اعتزاز حسن صاحب سے بھی میں قانونی اور آئینی جو معاملات ہیں اس کے اوپر بات کری تھی, آپ سے بھی یہی جاننا چاہوں گی بینگ قانونی ماہر کہ یہ جو اس وقت سچویشن ہے ملک کی سیاسی صورتحال پر, اس میں ہم بار بار دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کی جا رہی ہے, اور اس سچویشن میں ساری جو جوڈیشری ہے اس میں بھی اس کو بھی بہت متنازع بنایا جا رہا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ جو ٹریٹمنٹ عمران خان صاحب کو مل رہا ہے وہ ٹریٹمنٹ اور لوگوں کو نہیں ملتا, یعنی کہ جو حکومت میں بیٹھے ہیں ان لوگوں کو. تو کیا آپ بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیں بات یہ ہے, جو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیشنز ہیں اور وہ پولیٹیشنز جو کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, جب وہ آپس میں ایک ہو کر بطور ممبران پارلیمنٹ اس مسائل کے اوپر جو ہے وہ اتفاق نہیں کریں گے اور اس کا خود حل تلاش نہیں کریں گے, تو پھر یقیناً معاملات عدلیہ میں چلے جاتے ہیں. اور پھر عدلیہ میں یہ ہوتا ہے کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کوئی بھی سیاسی نوعیت کا جو فیصلہ کرتی ہے وہ کرتی تو بالکل آئین اور قانون کی تشریح کے مطابق کرتی ہے, لیکن وہ ایک سیاسی فریق کے حق میں ہوتا ہے اور دوسرے سیاسی فریق کے مخالفت میں ہوتا ہے. تو آٹومیٹیکلی جو اس میں سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے اسٹیک ہولڈر میں پھر جوڈیشری ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری سیاست دانوں کی بنتی ہے. دیکھیں اب جیسے کہ عمران خان صاحب کی حکومت, پی ٹی آئی کی حکومت جب ختم کی گئی وہاں سے فیڈرل میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے, مناسب تو یہ ہوتا کہ پی ٹی آئی جو تھی وہ اپوزیشن میں بیٹھ جاتی, پارلیمنٹ میں اپنا رول پلے کرتی, لیکن انہوں نے استعفے دے دیے. استعفے دینے کے بعد انہوں نے پھر اس پہ نظر ثانی کی, اور اس وقت بھی ہمیں یاد ہے کہ جو پی ڈی ایم اور دوسرے جو حکومتی اتحادی تھے, ایون اسپیکر جو تھے وہ کہتے تھے کہ آپ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں اور پارلیمنٹ میں واپس آئیں اور اپنا کردار ادا کریں. پھر جب اس پہ نظر ثانی پی ٹی آئی نے کی تو پھر پارلیمنٹ کو میں آنے کی آپ نے ان کو اجازت نہیں دی, پھر ان کے استعفے آپ نے منظور کرنے شروع کر دیے پیس میلز میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہوتی کہ پی ٹی آئی نے اگر دوبارہ عندیہ دیا تھا قومی اسمبلی میں جانے کا, ان کو ویلکم کرتے, فلور آف دی ہاؤس کے اوپر بیٹھ کے یہ تمام مسائل خود حل کرتے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں وزیر اعلیٰ کے ایڈوائس کے اوپر, تو 90 دن میں اس کا انتخاب ہونا ضروری ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اس سے امبیلنس بھی تو کریٹ ہو رہا ہے نا, کہ اگر یہ جو شیڈیول ابھی دیا ہے پریزیڈنٹ نے اور گورنر نے بھی دے رہے ہیں, اس کے مطابق اگر الیکشن ہو گئے تو قومی اسمبلی کے الیکشن 6 مہینے کے بعد ہوں گے, تو وہ ایک ان بیلنس کریٹ ہو جائے گا, جو کہ آئین نے جو 18ویں ترمیم میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس کا جو کانسیپٹ تھا پھر وہ ختم ہو جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئیڈیلی تو یہ ہے کہ پولیٹیشنز آپس میں بیٹھ کر یہ معاملات طے کر سکتے ہیں. اگر وہ آپس میں طے ہو جائیں تو یہ بحران حل ہو جائیں گے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ اپنے اپنے جو سٹینڈز لیے ہوئے ہیں اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ ایک عجیب ایک کیوس کی سچویشن پیدا ہوئی ہوئی ہے. اچھا شاہ کاور صاحب, ابھی جیسے کہ اعتزاز صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ کنٹیم آف کورٹ ہوگا اگر اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ جی الیکشن نہ کرائے جائیں.
एक चीज तो ये, दूसरा ये भी बता दीजिए कि क्या इलेक्शन कमीशन जब अनाउंस कर दे इलेक्शन की डेट तो उसके बाद क्या दफा 144 का निफाज हो सकता है? आइन क्या कहता है इस हवाले से और कानून? देखिए बात ये है कि दफा 144 के अपने डायनामिक्स होते हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाए तो फिर तो पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो अपने एक जो एक हुदूद है उसके अंदर रहते हुए इज्तिमा की, जुलूस की, जलसे की उसकी इजाजत होती है। और वहां पे 144 का इनेकाद जो है दफा 144 का, वो कोई एक अजीब बात लगती है कि 144 के दरमियान के दौरान जो है वो कैसे आप वो कर सकते हैं, इलेक्शन कैंपेन कर सकते हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये तो बड़ी जायज बात है कि 144 का निफाज जो है इलेक्शन शेड्यूल के दौरान ये गैर मुनासिब है। ओके, थैंक यू सो वेरी मच शाह खावर साहब। आपका भी वापस आऊंगी अली गौहर बलोच और यावर बुखारी साहब। बस वन लास्ट कमेंट आप दोनों से लूंगी क्विकली। आप लोगों ने कानूनी माहिरीन की भी बात सुन ली, अब आप लोग क्या कहते हैं? इसमें बेहतर हल तो यही है कि आप लोग अपने पॉलिटिकल स्टैंड से आगे बढ़ें, एक हाथ आगे बढ़ाएं एक दूसरे के साथ। जी यावर बुखारी साहब। आई थिंक जी अगर अक्लमंद ये लोग होते ना, और ये लोग जितनी मुल्क के लिए मईशत को तबाह कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता अपने डॉलर डार के थ्रू, ये जो कुछ इनको ओवर कॉन्फिडेंस था कि ये बड़ा गुरु है, ये अमूमन आजाद शुमार को फर्ज करने का गुरु है, हकीकत में कुछ भी नहीं। लेकिन इन लोगों को चाहिए था जनरल इलेक्शंस कॉल करते, अपने सर से मुसीबत उतारें और फिर जो भी अवाम फैसला करे उसके मुताबिक आगे चले। ये काम हो नहीं सकता अगर ये काम चल नहीं सकता जब तक आपका सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, आपका मईशी इस्तेकाम कभी भी नहीं आ सकता। ओके, अली गौहर बलोच साहब। जी अली गौहर बलोच साहब। जी देखें, जरूरी है उसके लिए बिल्कुल इलेक्शंस की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, लेकिन उसके लिए ज्यादा जरूरी है कि उन लोगों को कटहरे में लाया जाए जिन लोगों ने पाकिस्तान के आइन को तोड़ा। किस आइन में लिखा है कि पाकिस्तान के इलेक्शन चुराए जाए? किस आइन में लिखा है कि जिन लोगों ने डस्का का इलेक्शन चुराया और एक्सपोज हुए उनको आइन और कानून क्या माफी देता है? अगर हम ऐसे लोगों को कटहरे में नहीं लाएंगे तो फिर पाकिस्तान के हालात ना मुआशी तौर पर ठीक हो सकते हैं ना सियासी तौर पर ठीक हो सकते हैं। कभी ये असम्बलियां तोड़कर असम्बलियों से बाहर आते हैं, कभी ये असम्बलियों के अंदर जाने की बातें करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़हनी तौर पर आपको आवाज आ रही है वो खो बैठे और बुखलाहट आ रही है। जवाब देना भी, अगर मैंने ऐसी बातें करनी तो मैं भी ये बातें सारी कर सकता हूँ। अच्छा, मतलब 82 से इलेक्शन चोरी कर करके बिल्कुल बुखारी साहब आपकी लीडरशिप का ज़हनी तवाज़ुन खराब है और वो मतलब है कि वो मुतालबे करते हैं जो पाकिस्तान के आइन और कानून से मुतसादिम है। ये एक प्रोग्राम में नहीं एक साथ बात कर सकते, तो इलेक्शन में एक साथ कह जाएंगे। नाजरीन, इसी के साथ अपनी मेजबान रसफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।